आप सभी को रंग पंचमी एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती के साथ प्रति सप्ताह होने वाली हमारी 297 वेबिनार है। हम बहुत जल्दी 300 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। लगातार हम बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित विषयों पर अपने ऑनरेबल स्पीकर के माध्यम से समाज में या वो लोग जो बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी तरफ ये विषय ले जाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम जो एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर की हम बात करें तो एक ऐसी बीमारी जो एक खास वायरस से होती है, जो 35 से लेकर 45 साल तक की उम्र में सबसे ज्यादा जो मतलब अभी केसेस रिपोर्टेड किए गए हैं, 35 साल के आसपास की महिलाओं में सबसे ज्यादा रूप से पाया जाता है। इसके वास्तविक शुरुआती लक्षण क्या है, किस प्रकार इसको हम क्योर कर सकते हैं, और कैंसर के केस में तो अर्ली डिटेक्शन मच बेटर देन एनी अदर डिजीज, तो उसमें हम क्या सावधानियां रख सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई डॉक्टर अलीसा खान, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। MBBS, MS, DNB, FMAS, OBGY, MS आपने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया है। DNB आप नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने दिल्ली से किया हुआ है। आप महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में भी रही हैं। आप सेज अपोलो भोपाल में भी रही हैं। अभी आप मास्टर ट्रेनर ऑफ सिकल सेल इन प्रेगनेंसी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। वर्तमान में आपका एक प्राइवेट सेटअप है सिवनी में, जिसमें आप काम कर रहे हैं, इन तरह की बीमारियों को लेकर के समाज की सेवा कर रही हैं। मैडम, आपसे निवेदन है, आज का हमारा जो विषय है मैनेजमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, उस पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू। जी, good evening everyone. Thank you for joining the webinar on screening, prevention and treatment of cervical cancer. Well, we chose this topic because एक सर्वाइकल कैंसर एक ऐसी चीज है जो एक तरह से प्रिवेंटेबल बहुत है, बट स्टिल हमारे यहाँ बहुत कॉमन कैंसर है जो हमारे बहुत सारी महिलाओं को पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइड उसको अफेक्ट कर रही है एंड हैव बिकम अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इतनी एडवांसेस होने के बाद भी हमारी वुमेन आज तक उसमें बहुत लेट कर देती हैं डायग्नोसिस में, और बहुत लेट से जिस पे डायग्नोसिस इनका हो पाता है। तो इस वजह से, और ज्यादातर ये जो कैंसर है हमारी लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उस पे ज्यादा दिया जाता है। वेल, WHO के हिसाब से ये एक तरह का हमारा बहुत लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है जो बहुत ज्यादा महिलाओं का डेथ कराता है हर साल। इस तरह से एक तरह का ये कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया में। पर ये अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने और आज से जितने हमारे रिसर्चेस हैं उनके हिसाब से आज हमारा HPV वैक्सीनेशन, उसकी रेगुलर स्क्रीनिंग और टाइमली ट्रीटमेंट इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। फिर हम आज ही बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है, ये सर्वाइकल कैंसर क्या है, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसका मेन कल्प्रिट कौन सा इन्फेक्शन है जो इसको कराता है, और क्या इसके रिस्क फैक्टर्स, उस कैसे हम उसको स्क्रीन करके उसको अर्ली डिटेक्ट करके और उसको कैसे उसको प्रिवेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वेल, बर्डन ऑफ द डिसीज ये है कि ये फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन्स वर्ल्ड वाइड का, मतलब विश्व का फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है, और इंडिया का ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो एक तरह से लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड डेथ है अमंग वुमेन्स में। सो मोस्ट कॉमन कैंसर के हिसाब से हमें उस तरह से उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों ये ज्यादा मोस्ट कॉमन है? क्योंकि हमारे यहाँ लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ये कैंसर कॉमन है बिकॉज ऑफ इंडिया द डेवलपिंग कंट्री। तो इस तरह से सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर बनता है। सर्वाइकल कैंसर जो होता है एकदम से नहीं होता है, ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, कम से कम इन्फेक्शन के से लेकर उसका प्री कैंसरस लीजन्स आने तक, और फिर एक तरह से एंड में जाके वो इन्फेक्शन बनना जो एक इन्वेसिव कैंसर बनता है वो जाके भी प्रकट होता है। कम से कम ये प्रोसेस 10 से 15 साल लिए जाते हैं, जिससे हमें ये फायदा होता है कि कम से कम इस गैप में हम उसको स्क्रीन कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें, अर्ली डिटेक्शन कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें। अब जो मेन कल्प्रिट इस कैंसर का वो होता है HPV वायरस। ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है। कॉमन सिम्टम्स वायरस जब इन्फेक्शन होता भी है तो मोस्टली अपन के अगर ये वायरस आप जैसे रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे इस वायरस के, हम कैसे उसको करते हैं, मतलब कैसे ये हमारी तरफ आप सोचें कि किस तरह से हमारे पास आता है वुमेन्स में जिससे ये आगे जाके कैंसर में बदलता है। अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो महिलाएं 16 साल से पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज में वो होती हैं, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना,
जिससे इसका आगे जाके बढ़ता है। अगर देखा जाए तो सिम्टम्स अपने क्या क्या होंगे? पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग होना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, बहुत गंदा डिस्चार्ज के साथ आ रही है महिला, या फिर आपको लग रहा है कुछ मास है या पोस्ट मेनोपॉजल अगर कोई कॉज बस ब्लीडिंग हो रही है एंड बहुत गंदा डिस्चार्ज है या पेल्विक पेन है, तो उस तरह से इसके हम सिम्टम्स को देख सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स में अपना आता है, जैसे मैंने बताया था कि जो महिलाएं ज्यादा जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इनग्रॉस हो जाती हैं या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखती हैं, या जल्दी शादी हो जाना और जल्दी प्रेगनेंसी हो जाना और काफी ज्यादा प्रेगनेंसी होना, टू मैनी एंड टू फ्रीक्वेंट बर्थ्स, जल्दी जल्दी होना और बहुत ज्यादा होना, पुअर जेनेटिक हाइजीन, जो आजकल हमारे यहाँ चल रहा है कि मेंस्ट्रुअल पैड्स, जो हम मेंसेस के टाइम पर भी जो महिलाएं गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, तो उनको हिसाब से जो अपन मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी नहीं मेंटेन करती हैं, कि हमारे ट्राइबल एरियाज में जो मैं देखती हूँ, छिंदवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी महिलाएं मुझे ऐसी मिलती हैं जो पोस्ट डिलीवरी या मेंसेस के टाइम पे दे डोंट यूज प्रॉपर सैनिटरी पैड्स, क्योंकि इनकम की वजह से या फिर बहुत ही डेवलपिंग कंट्रीज इनकम की वजह से कई बार लोग में व्यवस्था नहीं बन पाती है। पर हमें इनको इंकरेज करना है पुअर जेनेटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। कुछ महिलाएं जो इम्यूनो सप्रेसिव होती हैं, इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है उनमें, और जिनके हस्बैंड के सेक्सुअल पार्टनर्स जो है मल्टीपल हैं, उनकी वजह से भी इनको बिना एचपीवी वैक्सीन बिना कैंसर एचपीवी का जो रिस्क फैक्टर्स है बढ़ जाते हैं उनको ट्रांसमिट होने के। कुछ महिलाएं जो ओसीपी ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हैं, एंड स्मोकिंग इज ऑल्सो कॉज ऑफ द डेवलपिंग द प्री कैंसरस लीजन एंड स्टेजेस। देखा जाए तो अब मैं आती हूँ एचपीवी वहना वायरस पर, जो एक मेन कल्प्रिट होता है इस कैंसर को जानने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। एक तरह से इसके कम से कम 150 वेरिएंट्स हैं, 150 वेरिएंट्स। उस वेरिएंट्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है अपना 16वां एंड 18वां, 16 एंड 18 वेरिएंट्स। उसके अलावा 6, 11, 16, 18, कम से कम 42 और 43, 44 जो लो होते हैं, और हाई में अपने आते हैं 16, 18, 31, 33, 35, 45। मतलब कम से कम 99% केसेस में ज्यादातर एचपी वायरस जो होता है वो एक तरह से कॉज होता है, और उसका परसिस्टेंट इन्फेक्शन होना उस तरह कॉज होता है जो आगे जाके सर्वाइकल कैंसर को बनाता है। सर्वाइकल कैंसर पहले प्री कैंसरस लीजन्स बनते हैं, जैसे CIN1, CIN2, CIN3 एंड कार्सिनोमा इन सीटू होके फिर वो इन्वेसिव कैंसर में डेवलप होता है। वो एक तरह से जो मैं बताती हूँ कि कहाँ से शुरुआत होती है। आप देखा जाए तो सर्विक्स में 2 तरह के जोन्स होते हैं, एक एंडो सर्विक्स और एक एक्टो सर्विक्स होता है। जब एंडो और एक्टो सर्विक्स के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है। जो एंडो सर्विक्स की लाइन होती है कॉलमनर होती है, जो एक्टो की होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। जब स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो जाता है और इन्वेजन होने लगता है कॉलमनर के, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, जो 2 लाइनें इसमें मिलती हैं, वो सबसे मोस्ट कॉमन जगह है, मोस्ट डायनेमिक पॉइंट है एक तरह से, वो है जहां पे कैंसर की शुरुआत होती है। फिर आगे जाके फिर CIN1 पहले जाता है, CIN2, CIN3 एंड CIS एंड देन द कैंसर विल डेवलप। सो एक तरह से हमें बहुत लंबा टाइम मिल गया है। तो इसमें हमारा ये मेन उद्देश्य है इस मीटिंग का कि हमें अवेयरनेस फैलानी है, अवेयरनेस फॉर अर्ली डिटेक्शन, फॉर रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वुमेन। तो स्क्रीनिंग के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके अपनाए हुए हैं। फॉर विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड, ये एक तरह का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो हर जगह PHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हर जगह अवेलेबल है, विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड। इसमें हम सबसे पहले सबसे स्क्रीनिंग इस तरह से होता है, जब मैं शुरू नीचे से चलूं तो जैसे PHC में एक महिला आई, उसको अपन एक पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन ही कर रहे हैं, नीचे से सर्विक्स को देख रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका अगर तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या अपन को लग रहा है कि इसका सर्विस अच्छा नहीं है, इरोजन्स हैं या हमें थोड़ा सा शक हो रहा है, तो एक रूटीन स्क्रीनिंग के लिए हम उसका इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड से लिया जाए। अगर आपके पास पैप स्मेयर जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो पैप स्मेयर, HBV DNA और
विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड, ये 3 स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं। पैप स्मेयर जो होता है एक गोल्डन चॉइस होती है। मैं आपको विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड के बारे में इसलिए अभी बता रही हूँ पहले से, क्योंकि ये पीएचसी सेंटर्स पे हर जगह उपलब्ध है। पैप स्मेयर हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। पीएचसी सेंटर्स में आई, हमने 3 to 5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिला के रखा, उसका देखा, हमें एसिटोवाइट एरिया सर्विक्स पे दिखे, हमने वहां पे उसकी फिर आगे जाके प्रोटोकॉल्स के थ्रू आगे जाके हम उसको रिफर करें फॉर द कंफर्मेटरी ऑफ बायोप्सी के लिए, या फिर उसको आगे हम उसको एक तरह से काउंसिल करें। तो स्क्रीनिंग में अपना पैप स्मेयर आता है। पैप स्मेयर जो होता है, ये स्क्रीनिंग क्यों की जाती है? मेनली हमारे डिटेक्ट प्री कैंसरस लीजन्स जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। चेंजेस बिफोर द डेवलप्ड, मतलब हम उसमें चेंज कर पाए कि हम प्रोग्रेस जो है कैंसर का उसको रोक पाए। तो स्क्रीनिंग जो पैप स्मेयर होता है एक साइटोलॉजी बेस्ड है। ये सेल्स ले लेता है सर्विक्स से, फिर वो जाके पैप स्मेयर की स्टेनिंग को करके हम उसमें एबनॉर्मल सेल्स देख सकते हैं। ये स्क्रीनिंग जो है पैप स्मेयर 21 से लेके 65 ईयर्स तक की महिलाओं को सबको नेसेसरी है कराना। 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो हमारा जो प्रोटोकॉल्स हैं कहते हैं कि कम से कम 21 साल की महिला को हर 3 साल में उसके बाद से पैप स्मेयर का टेस्ट कराना चाहिए। पैप स्मेयर का टेस्ट कराना चाहिए। तो उस हिसाब से हर 3 इयर्स में पैप स्मेयर का टेस्ट होता है, जिसमें हम बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप उसको पर्स मैकुलम लेके, आयर स्पैचुला होता है जिसमें हम एक्टो एंड एंडो सर्विक्स दोनों की भाग्य को सर्विक्स की ले सकते हैं। सेल्स को स्वाइप कर सकते हैं 360 डिग्री की, उससे स्वाइप करके सेल्स को एक स्लाइड पे स्टेन करके अल्कोहल में उसको फिक्स करके उसको लैब में भेज सकते हैं। एक महिला को ये जो अपने पैप स्मेयर है, एक महिला को हर वक्त डॉक्टर्स को काउंसिल करना चाहिए। इनफैक्ट आशा एएनएम वर्कर्स को भी इस काम पे लगा दिया गया है अपने नेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू कि हर आइडेंटिफाई करें उन जगहों को और उसके आगे उनको काउंसिल करके उनकी स्क्रीनिंग मेथड्स पे अप्लाई करा जाए। तो 21 से लेकर 65 ईयर्स तक पैप स्मेयर का हम उसकी एज क्राइटेरिया लेते हैं कि हर 3 इयर्स में पैप स्मेयर होना चाहिए। आगे जो इंसान अपने और ज्यादा जो वेल ऑफ हैं या अच्छे थोड़े से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, अगर वो चाहें तो आगे जाके एचपीवी डीएनए टेस्टिंग भी करा सकते हैं। अगर आप पैप और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग साथ में कराते हैं तो उसमें हर 5 साल का गैप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें पैप, क्योंकि पैप थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू एचपीवी डीएनए, और हर जगह एचपीवी डीएनए भी उपलब्ध नहीं होता है, तो उसके हिसाब से अगर पैप ही है तो हर 3 इयर्स एंड एचपीवी डीएनए प्लस पैप स्मेयर करा रहे हैं तो एवरी 5 इयर्स हमें उसको स्क्रीनिंग के लिए लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज आई है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। उसमें एक एक्टोसर्वाइकल ब्रश, एक ब्रूम होती है, उसमें अपन ने सेल्स ली, उसको निकाला और एक लिक्विड मीडियम में उसमें भेज के अपने लैब में भेज दिया। वो ज्यादा बेटर होता है बिकॉज उसमें जो टेस्ट रिपोर्ट और स्लाइड प्रिपरेशन होती है वो बहुत बेटर होती है एज कम्पेयर टू पैप स्मेयर। पैप स्मेयर के हिसाब से ज्यादा अच्छा अगर आप चाहें तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी पे जाएं, उसमें ज्यादा अपना बेटर होता है। जो लैब्स आपको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी प्रोवाइड कर सकती हैं, जहाँ पे अच्छे पैथोलॉजिस्ट हों, टेक्नीशियंस हों, तो आप बेटर है उस लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी पे जाना चाहिए। खैर पैप स्मेयर मैंने आपको बताया है। सेकंड मैंने बताया एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। तो एचपीवी जो एक वायरस होता है उसका डीएनए टेस्ट कराना है, जो एक 16वां और 18वां डिटेक्ट करता है सबसे हाई रिस्क वेरिएंट्स ऑफ एचपीवी का। प्राइमरी स्क्रीनिंग मोस्टली हम 30 इयर्स तक ले सकते हैं एचपीवी डीएनए का, कि हम 30 या 30 के ऊपर ले जाएं। पैप स्मेयर जो होता है कम से कम 80% महिलाओं का आपका स्क्रीनिंग अच्छे से अच्छा देता है। उसके बाद एचपीवी डीएनए इज अ मोस्टली कंफर्मेटरी एचपीवी डीएनए टेस्टिंग कहेंगे। उसके बाद फिर अपन आते हैं, अपन ने जैसे विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड बताया कि हम कम से कम 3 to 5% ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं। कम से कम 5 ml अपन ने कम से कम 100 ml NS में मिलाकर उसको अपन ने कॉटन स्वैप से अपन सर्विस को पहले करा। उसके बाद अपन ने एसिटिक एसिड का कॉटन स्वैप लेके कम से कम 45 सेकेंड उसको रखा और फिर हटाया। जो कैंसरस सेल्स होती हैं, जो प्री कैंसरस सेल्स होती हैं या कैंसरस सेल होती हैं, उनका जो प्रोटीन होता है वो कोगुलेट होके हमें वाइट दिखता है। इसके लिए हम कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन। हम सामने देख रहे हैं एसिटिक एसिड से और हमें जो सेल्स वाइट, जो एरिया वाइट दिख रहा है सर्विक्स का, उस जगह से फिर आगे जाके उसकी बायोप्सी, कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी लेना
जरूरी है कि हम उसकी स्टेजिंग कर सकें, उसको हम उसके हिसाब से फिर ट्रीट कर सकें चीजों को। कहा जाए तो एक हमने विजुअल इंस्पेक्शन लुगोल्स आयोडीन भी यूज करते हैं। अगर हम लुगोल्स आयोडीन यूज कर रहे हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो ब्राउन दिखेंगी, पर जो एबनॉर्मल सेल्स होंगी, जो कैंसरस में कन्वर्ट हो रही होंगी, वो मस्टर्ड येलो दिखेंगी। क्योंकि ये चीप है, तो इसलिए हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ज्यादातर ये दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वैसे हम पैप्समेर भी अब है कि प्रोटोकॉल में यूज करना ही चाहिए। और इट इज अ पैप्समेर हर जगह पे अलग अलग कॉस्ट पे होता है, नो डाउट। 50 रुपीज का भी होता है, 150 रुपीज का भी होता है प्राइवेट सेटअप में, और 500 का भी होता है। तो बेटर है, हमारे जब सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, तो प्लीज उसका उपलब्ध, उसका हमें आगे से आगे उसका मतलब यूज करना चाहिए। हमने स्क्रीनिंग बात करी कि हर कौन सी महिला को कौन से एज से स्क्रीन कर लेना चाहिए, क्या क्या तरीके होते हैं स्क्रीनिंग के उनके, और किस तरह से हम उनको आगे जाके काउंसिल करें और रिफर करें हायर सेंटर्स पे अगर हमें दिख रहा है कि एडवांस कैंसर है तो। प्रिवेंशन, अब हम आते हैं प्रिवेंशन पर, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीनेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आज अपना है प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमें प्रिवेंट ज्यादा बेटर है, हम प्रिवेंट कर सकें उसके होने के बाद उसके क्योर के लिए। सो व्हेन थ्रू हम सेवरल स्टेप्स हैं, सेवरल मेथड और स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है एचपीवी वैक्सीनेशन। एचपीवी वैक्सीनेशन एक समझ लीजिए वरदान है महिलाओं के लिए, कि हम जैसे हमारी एक सरकार ने भी अब उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चालू कर दिया गवर्नमेंट सप्लाईज में, जो आती है नाम सर्वावेक के नाम से। बहुत इजी है वैक्सीनेशन, कम से कम हमारी 9 से लेके 26 साल तक की महिलाओं को, 9 ईयर्स से लेके 26 साल। तो ये जो हमारा मेन है चाइल्ड कंजर्वेशन, तो हमारा जो अडोलेसेंट ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स हैं, उनका मेन काम यही है कि अडोलेसेंट ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं उनमें हम अवेयरनेस पैदा कर सकें, जिससे वो पहले से ही 9 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स तक वैक्सीनेशन को लगवाएं और आगे से सुरक्षित रह सकें, कि हम उस कैंसर के उस पर सुरक्षित पे आगे हम बेटर देन क्योर, वही प्रिवेंशन करना है अपन को। तो एचपीवी वैक्सीनेशन लगते हैं, बहुत तरह की वैक्सीनेशन पहले से ही उपलब्ध थी। सर्वरिक्स, जो हमें एक तरह सर्वरिक्स है, गार्डासिल है, गार्डासिल 9 आ चुकी हैं, और सर्वावेक जो इंडिया का खुद का प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में ये सर्वावेक हमारा मैन्युफैक्चर्ड होता है, और अब उन्होंने अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट सेटअप्स में भी। बाइवेलेंट वैक्सीन होती हैं जो एक 16 और 18 जो हाई रिस्क वेरिएंट होते हैं, वो सर्वरिक्स हैं जो यूज कर सकते हैं। क्वाड्रावेलेंट है जो गार्डासिल है, जो आपकी 6, 11, 16, 18 वेरिएंट को प्रोटेक्ट करती हैं। एक नोनावेलेंट है जो 9 वेरिएंट्स ऑफ एचपीवी वैक्सीनेशन के ट्रेट्स उनको प्रोटेक्ट करती हैं, जो 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 एंड सो ऑन 9 करके, जो हमको 96% से ज्यादा प्रिवेंट कर सकती हैं CIN2 में। और यूएस में आई थिंक नोनावेलेंट वैक्सीन का ज्यादा उपयोग हुआ जाता है। ये एक तरह से प्रोफाइलेक्टिव डोज है, थेरेपेटिक नहीं, ये हमेशा याद रखें। प्रोफाइलेटिक ऐसे कि जो महिलाएं ऑलरेडी एचपीवी वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हैं, उनमें ये ज्यादा ऐसा काम नहीं करेंगी। तभी हमने इस वैक्सीन का एज ग्रुप 9 से लेकर 26 ईयर्स तक रखा है, कि पहले से ही हम उनको यूज करना चालू कर दें, कि जो 9, तो इस हिसाब से डोसेज भी हमारा अलग है। WHO के हिसाब से अगर 9 से लेके 14 ईयर्स तक की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, तो उनको 2 डोज लगाने चाहिए, एक 0 एंड एक 6 मंथ्स पर। और अगर जो 15 साल की महिलाएं हैं या लड़की हैं, 15 साल से या ऊपर महिला लड़कियां हैं 26 साल तक, उनको 3 डोजेस लगानी है। 0 उसी दिन, 1 मंथ पे या 2 मंथ के उसके उस पे, या फिर 6 मंथ्स पे। अगर आप 0 लगाते हैं या 1 मंथ, 2 मंथ से 6 मंथ, तो 3 डोजेस above 15 and 2 doses from 9 to 14 years of age of, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दिया गया है। ये एक प्रोफाइलेक्टिव डोज होते हैं वैक्सीनेशन होना, कि बीमारी होने से पहले या इन्फेक्शन होने से पहले हमने एक तरह से एंटीबॉडीज बना ली है अपनी बॉडी में,
तो हम जो अगर आएगा इन्फेक्शन, हम एंटीबॉडीज पहले ही लड़ लेंगी, उसको प्रोटेक्ट कर लेंगी और आगे उसको बचा सकेंगे अपन की। इतनी बड़ी जो एक दुविधा है हमारे इंडिया के लिए, कैंसर जैसी चीज, उससे काफी हद तक हमें प्रोटेक्शन मिल पाएगी इस वैक्सीन से। अब क्वेश्चन करते हैं कि प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं? नहीं, अभी तक कोई ऐसे रिसर्चेस नहीं आए हैं कि ये वैक्सीन को प्रेगनेंसी में लगाया जाए। हाँ, आप लैक्टेशन पीरियड में जब महिला ब्रेस्ट फीड करा रही है तो वो लगा सकती है। क्या इसको ऐसा तो नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद या क्या सिर्फ 26 साल तक लगाई जा सकती है? नहीं, हम 45 ईयर्स तक इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। अपने नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट को आप बिल्कुल जाके दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें और उनसे को अपना पूरा चेकअप कराएं और उनसे पूछें, और बिल्कुल आप लगा सकते हैं कि आप 45 ईयर्स ऑफ एज तक इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं। अगर इन्फेक्ट हो चुके हैं तो नो डाउट कम इसका फायदा होगा, नहीं है इन्फेक्शन तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। प्रेगनेंसी में नहीं, ड्यूरिंग लैक्टेशन लगा सकते हैं। 45 ईयर्स तक अपन के यहाँ मतलब एक तरह से बता दिया गया है कि इसको दी जा सकती है। सर्वावेक जो मैंने बता दी है कि जो अपने गवर्नमेंट सेटअप्स में आ चुकी हैं कि सर्वावेक वैक्सीन जो इंडिया ने बनाई है, तो वो अपने यूज होके अब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, कहीं पर फ्री हो रही हैं, कहीं पर 200 से तक मिलती हैं, यहाँ पे फिर 400 तक मिलती हैं। और फिर अगर प्राइवेट सेटअप में जाएंगे तो और महंगी। पर गवर्नमेंट अगर सप्लाई कर रही है तो प्लीज, हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट से आए और हम लोग, गवर्नमेंट ने इतने अच्छे प्रोग्राम्स यूज करें तो उसका क्यों नहीं हम उसका लाभ उठाएं, सबसे अच्छी बात। तो फिर आगे चल के हमने प्रिवेंशन का बताया कि एक एचपी वैक्सीनेशन होती है। फिर हम बताया जाए तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये तो है ही कि आप जल्द से जल्द शादी ना करें, बैरियर कॉन्ट्रसेप्टिव जैसे यूज करें, आप बैरियर कॉन्ट्रसेप्टिव को ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज, स्मोकिंग स्टॉप कर दें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिमिट्स कर दें, और थोड़ा सेक्स में के सेक्सुअल एक्टिविटीज होने से या मैरिज में थोड़ा डिले कर दें। अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन और वेजाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करा लें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन कर लें अपनी। और एक और चीज मैंने आपको बताई नहीं कि क्या एचपी वैक्सीनेशन सिर्फ गर्ल्स के लिए? नहीं, ये बॉयज के लिए भी लगाई जा सकती है। एचपीवी वैक्सीनेशन कैन बी टेकन बाय बॉयज इटसेल्फ, बिकॉज एचपीवी सिर्फ और सिर्फ कैंसर से नहीं, काफी जेनेटल वार्ड्स जो होते हैं उनसे भी बचाता है। तो इसलिए आप एचपीवी वैक्सीनेशन अगर कहे कोई बॉयज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। रही बात अब ट्रीटमेंट की, मैं आती हूँ अब अपनी जैसे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट कैसे करा जाए वो डिपेंड करता है स्टेजेस के हिसाब से। अगर जैसे प्री कैंसरस लीजन है तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारे CIN1 पे है या CIN2 पे जिस पे जा रहा है, उस हिसाब से फिर हम अपने लोकल एब्लेटिव मेथड्स होते हैं, कुछ एक्सिजन मेथड्स होते हैं, या फिर उसके हिसाब से आप अगर फैमिली कंप्लीट है या एज अपन की हो चुकी है तो आप उसके हिसाब सर्जिकल मेथड में हिस्टेक्टोमी में भी जा सकते हैं। लोकल एब्लेटिव मेथड जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास छिंदवाड़ा में थे कि हम उसमें क्रायोथेरेपी कर देते थे, कोल्ड कोगुलेशन, इलेक्ट्रोडायथर्मी, लेजर वेपराइजेशन। तो हमने क्रायो और थेरेपी यूज करी है यहाँ पर उसमें। और हमने है ना एक्सिजन भी, एक लार्ज लूप ऑफ जो एक्सिजन था हमने ट्रांसफॉर्मेशन जोन का वो भी किया हुआ है कि हम एक जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन है उसको ही हम निकाल लें तो चीज आगे ना बढ़े और हम यूट्रस को कंजर्व कर सकें उस चीज के लिए, कि हमसे उस पार्ट को जो एक कॉज है कैंसर का उसको निकाल पाए। रही बात फिर आगे ट्रीटमेंट के हिसाब से, फिर वो तो फिर अगर आपके इन्वेजिव कैंसर है तो स्टेजिंग के हिसाब से ही आपकी ट्रीटमेंट होती है। अर्ली स्टेज तो रेडिकल हिस्टेक्टोमी हम यूज करते हैं, और फिर लोकली एडवांस तो वही रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी यूज करते हैं, और फिर देन दी पेलिएटिव केयर फॉर दी एडवांस स्टेजेस के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो WHO ने गाइडलाइंस निकाली थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक स्ट्रैटेजी थी कि एलिमिनेट ही करना सर्वाइकल कैंसर को। उनको 2030 तक का उन्होंने अपना टाइम लिया है। उनका टारगेट है एक 90-70-90 कि 90% ऑफ गर्ल्स को कम से कम वैक्सीनेट हो जाना चाहिए 15 साल तक की एज में, और 70%, 70% तक को कम से कम स्क्रीनिंग तो हो ही जानी चाहिए 35 एंड 45 ईयर्स तक। कम से कम 35 से लेकर 45 तक की स्क्रीनिंग, हम 70% पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग कर ही लेनी चाहिए। 90% महिलाओं को वैक्सीनेशन 15 साल तक लग ही जाना चाहिए, और 90% महिलाओं को है कि वुमेन अगर डिसीज आ रही है तो उसको ट्रीटमेंट मिले।
कि हम उसको ट्रीटमेंट करके उसको अर्ली एक्सेस कर पाएं और हम उसको ट्रीटमेंट दे पाएं। तो WHO ने एक रिसर्च करा हुआ है, बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं। इंडिया की एक फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी बनी हुई है इंडिया की, जो अपन को उस पे करती है, फॉक्सी जो हम बोलते हैं जिसको। एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, जो एक सर्वाइकल कैंसर के पे रिसर्च और उसके आगे जाके बता रही है। जो एक प्रोग्राम निकला है अपना इंडिया का, वो है नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। ये 2010 में ये जो प्रोग्राम था स्टार्ट हुआ था। इसका मेन उद्देश्य था कि हम मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो कैंसर को, उसको हम कम कर सकें, डिक्रीज कर सकें। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इस डिसीज को जल्द से जल्द डायग्नोस कर सकें, उनकी स्क्रीनिंग करके हम जल्द से जल्द प्री कैंसरस लीजन्स को ही स्क्रीनिंग कर लें, या महिलाएं जो एक 21 से 65 ईयर्स तक की स्क्रीनिंग जो हमने बताई है कि पैप्स में के थ्रू स्क्रीनिंग कर सकें, जो बहुत इजी मेथड है, कोई उसमें कोई पेन नहीं है, उसमें कोई ब्लड नहीं है, उसको बहुत इजी प्रोसीजर है 21 से 65 ईयर्स तक की महिलाओं का स्क्रीनिंग के लिए। तो उसमें अर्ली स्क्रीनिंग, उसका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली एलिमिनेशन करना है। तो वही प्रिवेंट करना है और हेल्थ को प्रमोट करना है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट भी स्ट्रेंथन कर सकें, और अगर एडवांस है तो हम उसको रेफरल कर सकें, या हमें लग रहा है कि हमें PHC में विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड हमने यूज करा, बाय यूज करा, हमें लग रहा है आप प्लीज CHC या DH में आप उसको रेफर करें कि हाँ, इसका कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी होनी चाहिए। आपको मतलब इस हम लोग ने जो सेटअप्स में हमने हर तरह से अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस जागरूक करने के लिए प्रोग्राम्स ने सब जगह एक तरह से अवेयरनेस करने के लिए रखा है कि हर मेडिकल ऑफिसर, एक आशा, एक ANM तक उसको आगे जाके महिलाओं को अवेयरनेस फैलाएं कि आगे आपने टेस्ट कराएं, और टेस्ट में अगर कुछ हमें जैसे डाउटफुल, कंफ्यूजन, हमें लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि हमें दिख रहे हैं सेल्स विजुअल इंस्पेक्शन में, तो हम उसको आगे जाके बढ़ा के क्यों ना हम उसको कोल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करें। बायोप्सी कोई बहुत, नो डाउट इट्स अ पेनफुल, बट हम उसको अपने इस दो, बट आगे जाके महिलाओं के लिए कितना अच्छी चीज है वो, मतलब हम उसको कंफर्मेटरी करके उसमें समझ में आ जाएगा कि आगे जाके उसका पूरी बच्चेदानी तो नहीं निकालनी पड़ेगी। हम थोड़ा लोकल एब्लेटिव मेथड कर सकते हैं कि हम उसको वहीं के वहीं पे स्टॉप कर दें, उसको बढ़ने ना दें। तो ये चीज हमारी मेन थी, उसकी ऑब्जेक्टिव्स प्रोग्राम्स के हैं कि हम ट्रीटमेंट स्ट्रेंथन कर सकें, लगे तो हम रेफरल कर सकें आगे जाके, और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो हमारा मेन का था हमारा कि बिल्डिंग ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ मिलकर जुटकर प्रोग्राम्स में, ये हमारा उद्देश्य होता है नेशनल प्रोग्राम्स का, कि सब मिलकर उस चीज को आगे जाके उसको प्रिवेंट करें, उसको ट्रीट करें और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं। आज का हमारा यही टॉपिक इसलिए था चाइल्ड कंजर्वेशन में कि हम अवेयरनेस बढ़ा सकें, कि स्क्रीनिंग ले सकें, और स्क्रीनिंग के साथ हम जल्द से जल्द डायग्नोस करके, और हम उसके बाद में वैक्सीनेशन का एक तरह से होता कि आपकी जाइए, उठिए और पूछिए, अगर आपकी बच्चियां हैं तो प्लीज आप जाइए उनको वैक्सीनेटेड कराइए, तो प्रिवेंट कर सके इन्फेक्शन होने से पहले। तो मेन हमारा यही इस चीज का उद्देश्य था कि हम अवेयरनेस बढ़ा सकें। सो इट मेनली फॉर दी स्क्रीनिंग, स्क्रीन करके अवेयरनेस बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ। एक्चुअली आई एम रोजा राइट नाउ, मैं बहुत बोल रही हूँ तो लाइक मेरा बहुत ड्राई माउथ भी हो रहा है और चीजें रिपीट भी हो रही हैं भले ही, बट इट इज फॉर रिपीटेशन इज मेनली फॉर कि अपने दिमाग में चीजें बिठा ली जाएं कि हाँ ये चीजें हैं, हमें इसका इस्तेमाल करना है, हम इसको बचा सकते हैं। क्योंकि एक हेरिडिटरी और फेमिलियल कैंसर नहीं है कि वो एक पुश्तों के लिए कि हमारे वो थे उनमें भी हो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, वैसा नहीं है। ये एक तरह का इन्फेक्टेड चीज है कि हम उस इन्फेक्शन को रोक पाएंगे तो वो चीज प्रिवेंट हो पाएगी, क्योंकि प्रिवेंटेबल कैंसर है। और ये बहुत चीजों में प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग्स आती हैं, या कुछ अपनी अच्छी मतलब यंग रिप्रोडक्टिव फीमेल्स हैं, उनको बहुत हाई लेवल ऑफ एस्कास आ रहा है, तो इससे मुझे हिस्टेक्टोमी या आगे जाके बहुत अब्लेटिव प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जिससे फिर मे बी दे वोंट बी एबल टू, कई बार ऐसा होता है कि दे हैविंग अ बेबी बट दे आर इन्फेक्टेड, देन दे वोंट बी एबल टू कंसीव बिकॉज उनको डिस्प्लेसिया होना पड़ता है, तो हमें एब्लेटिव प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, तो सर्विक्स भी स्टेनोसिस हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस पे जाते हैं।
तो बेटर वही चीज हमने इस देश का प्रिवेंट कर सके। तो अब तो इतने अच्छे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम सर्वोवैक्स लगाते हैं महिलाओं को यहाँ पे, एक कम्युनिटी, एक हमने वो भी चालू करी थी कि हम कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ स्ट्रैटेजीज यूज कर सकें। जो अर्ली एडोलेसेंट गर्ल्स हैं अपनी, वो स्कूल में ही एक तरह से अवेयरनेस करके स्कूल में ही वैक्सीनेशन का उपयोग करना चालू कर दिया है, कि हम स्कूल बेसिस में ही वैक्सीनेशन लगा दें। कई बार मुझे मेरे कजिन्स, मेरे रिलेटिव्स पूछते हैं कि शुड आई गिव द वैक्सीन, क्योंकि उनके स्कूल में बताया जा रहा है वैक्सीन लग रही है, क्या मैं लगवाऊं, कैसे, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, मैं पहली बता रही हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आपको ऐसा लगे कुछ बहुत ग्रॉस हो जाएगा या कुछ नहीं। इट इज मोस्ट बेटरमेंट अपना ज्यादा है इसमें एज कम्पेयर टू साइड इफेक्ट से देखा जाए तो, मेन यही चीज है। वेल, अब मैं आती हूँ एनडीसीपीस में, वही जो अपना प्रोग्राम है उसमें उन्होंने मेनली रोल था आशा और एएनएम वर्कर्स को अवेयर कर दिया, जिससे वो जाके, नो डाउट, कई बार बहुत पेरिफेरी ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आशा एएनएम पहुंच के उन महिलाओं को अवेयरनेस कराती हैं, उनको आइडेंटिफाई करती हैं कि हाँ इनमें कुछ है ऐसा कि इसमें हो सकता है, उनको फिर आके जाके मोटिवेट करती हैं वुमेन्स। तो आशा एएनएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उन पेरिफेरल ग्रुप्स में, उन पेरिफेरल लोगों में, उनमें अटैचमेंट और कैच कर सकें उन जगह लोगों को, उनको मोटिवेट करें, काउंसिल करें कि उनकी स्क्रीनिंग कर सकें। तो मेन हमारा यही इस प्रोग्राम से उद्देश्य था। और मेनली वही मैंने जैसे बताया कि इस प्रोग्राम के हिसाब से ही हमने सर्विक वैक्सीनेशन चालू कर दी गवर्नमेंट सेटअप में, और ये एक तरह से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, आरसीएच में इनकॉर्पोरेट हो चुका है। सो मेनली हमारा यही था कि जो हमारे यहाँ सर्विक जो बन रही है, इंडिया का खुद का वैक्सीन, और बहुत मतलब इट इज नॉट बीन अ लॉन्ग टाइम कि सर्विक आई है, इट इज बीन लाइक 5 to 6 years जब मैं सर्विक के बारे में पढ़ रही हूँ कि आई है। और आई थिंक जो गवर्नमेंट सेटअप में इट हैज बीन इन फ्रॉम 2 to 3 years इस गवर्नमेंट सेटअप में आना चालू हुई है। सो इट बेटर कि हम अपने लड़कियों को, अपने आसपास की जो बहनें हैं और बहन की मतलब बेटियां हैं, उन सबको बोलें, why not to prevent and why not to get vaccinated first। कोई इतनी कॉस्टली नहीं है, जान से बढ़कर तो कुछ चीज होती ही नहीं है। सो बस इसलिए है ना, बेटर है कि उसको हम वैक्सीनेशन को ज्यादा प्रमोट कर सकें, मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ जेनिटल एरियाज के हाइजीन पे ज्यादा फोकस करें। और इट इज डजेंट डिपेंड कि वो सिर्फ आपकी महिलाओं को अवेयरनेस हो, मेरा तो ये उद्देश्य हर आदमी को, हर बॉयज को भी होना चाहिए कि सो कॉल अपनी है ना, जैसे कुछ होते हैं मदर्स होती हैं जिनकी बेटियां भी नहीं होती, सिर्फ बेटे होते हैं, तो बेटे अगर जागरूक हैं तो वो अपनी मदर्स को एक तरह से उसके बारे में बता सकें कि यू शुड लाइक गेट स्क्रीन्ड फॉर थिंग्स विच यू आगे जाके कोई इश्यूज ना हो। बिकॉज आई हैव मेट सम फैमिलीज जो मैं सिर्फ लड़के आके मुझसे या उनके बेटे आके मुझे ज्यादा कंसर्न दिखाते हैं। सो इट इज नॉट अ शेम, आई थिंक फॉर दिस, कि इट इज नॉट अ शेम कि हम उनको क्योंकि कैंसर से बड़े क्या शेम कुछ होना चाहिए, कि इट नॉट अ शेम कि हम उनको समझा सकें कि अगर कोई बेटा आया है अपनी मतलब मदर का पूछने के लिए दिस इज द थिंग्स हैपनिंग, नो डाउट आपको उसको उस हिसाब से समझाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हाँ आपकी मदर्स को ये सब चीजें हो सकती हैं और प्लीज उनकी स्क्रीनिंग कराना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि सारे पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, सबको अवेयरनेस होनी चाहिए विदाउट एनी शेम। एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको अपने बच्चों को भी उस चीज पे, जो स्कूल में भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम है, बच्चों को भी एक जेनेटल हाइजीन के बारे में समझाना चाहिए। मदर्स प्लीज अपनी बेटीज को जेनेटल हाइजीन पे ध्यान दें और समझाएं। एंड इफ देर इज लाइक बहुत से सिंगल फादर भी होते हैं, दे शुड कीप अ चेक, भले विदाउट, बिकॉज बच्चे तो आपके ही हैं, या मैं बोलूं तो मदर तो आपकी ही है, तो घर का ही इंसान घर की समस्याएं समझ सकता है। प्लीज कुछ भी ऐसा लगता है, सिम्टम्स आते हैं, कोई जैसे आपको लग रहे हैं, तो महिलाओं को भी अपने हस्बैंड से
शेयर करने में सिम्टम्स में वो नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई सिम्टम जैसे आ रहा है कि पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग हो या एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो या गंदा डिस्चार्ज हो रहा हो या पेन भी हो रहा हो, तो बताएं अपने हस्बैंड्स को या अपने किसी भी साथ वाले को, सो आगे जाके वो स्क्रीनिंग डायग्नोसिस कर सकें और हम उसको प्रिवेंट कर सकें। मेन चीज कि वो एडवांस तक ना जाए और हम उस इंसान को बचा सकें। मेन चीज यही है कि वैक्सीनेशन and prevention and screening is very important nowadays for each and every cancer, and hence the cervical cancer, because it can be prevented, which is very big thing। क्योंकि बहुत से कैंसर फेमिलियल होते हैं कि हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते, दे गट अब्रप्ट एकदम से आते हैं कुछ चीजें, तो हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये चीज जो प्रिवेंटेड है हम उसको क्यों ना इस्तेमाल करें उस चीज को। हम अपनी सरकार ने जो हम पे इतना अच्छे प्रोग्राम्स बना के फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दे रहे हैं, हम उसको क्यों ना उसको हम यूज करें चीजों को, और हम अपने आसपास के लोगों को क्यों ना उसके बारे में बताएं, और उस हिसाब से फिर हम आगे जाके एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन्स को भी उस चीज से बचा सकें। तो मेरा ये की पॉइंट्स यही है कि मेनली पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग हो, डायग्नोसिस जल्दी हो, और इस तरह से जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ इशू एंड प्रॉब्लम को, जो हमारे लो एंड मिडिल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जो हमारी इंडिया बहुत इस चीज से जूझ रही है, डेवलपिंग कंट्री ही है, बहुत से लोग कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। नो डाउट वी आर हैविंग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज द मिडिल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करती हैं, तो उनमें ज्यादा जो चीज कॉमन है, तो हम क्यों ना उन चीजों पे फोकस करें और उन चीजों पे अवेयरनेस करके हम उसको बचा सकें। मेन मेरा यही उद्देश्य और इस मीटिंग का यही उद्देश्य है कि टू प्रिवेंट द थिंग्स better it can be happen। So I think which is like be aware, be safe and be healthy, what I think, and make India a healthful India to eliminate cervical cancer, what I really believe। So my take home message is screening is very essential, early diagnosis is very essential, and awareness is very essential। Thank you। थैंक यू सो मच मैम। अपने लोग ही समझते हैं, बहुत अच्छी बात कही, अपनों की परेशानियां। तो उम्मीद है कि हम परिवारों में इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी मुहिम है, जो हम चाहते हैं। एक दो प्रश्न हम लेंगे क्योंकि मैडम ने पहले ही बोला गला सूख रहा उनका, और हम समझ सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर के लिए ओपन सेशन है, जिसके भी प्रश्न हो हैंड रेज करिए, एक या दो प्रश्न हम ले सकते हैं। जी, कोई भी हैंड रेज करके अपनी बात कर सकते हैं। जी श्यामल राव जी, भाई सब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी भाई, अलीसा मैडम से तो ये बात करना चाहता हूँ कि मैं वैसे छिंदवाड़ा बिलोंग करता हूँ, और